गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पीयूष महाजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है सब्सटेंस एडिक्शन पे। उस सीरीज़ में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं और आज मैं थर्ड लेक्चर लेके आया हूं आपके सामने। आज का लेक्चर बेस्ड है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स पे, जिसमें हम ओपियोइड यूज डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ओपियोइड यूज डिसऑर्डर्स के साथ। ओपियोइड्स जो टर्म है उसका क्या मतलब है? ओपियोइड उन केमिकल्स को बोलते हैं जो हमारे ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। अब इनमें क्या क्या कंपाउंड्स आते हैं? इनमें कुछ एंडोजीनस ओपियोइड्स होते हैं और कुछ एक्सोजीनस ओपियोइड्स होते हैं। एंडोजीनस ओपियोइड्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। वो तब सिक्रीट या रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में कोई पेन की सिचुएशन होती है। तब वो सिक्रीट या रिलीज होके उस पेन को रिलीफ देते हैं या उसमें कमी आती है पेन में। तो एंडोजीनस ओपियोइड्स हमारी बॉडी में नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स हैं जिनका हमें कोई हार्मफुल अफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं एक्सोजीनस ओपियोइड्स की। एक्सोजीनस ओपियोइड्स में डिफरेंट फॉर्म्स हैं आगे। उनमें सबसे पहले है नेचुरली अकरिंग ओपियोइड्स। तो इसे हम बोल देते हैं ओपियम। मतलब जो केमिकल हमें डायरेक्ट प्लांट से मिलता है, पॉपी प्लांट से मिलता है, और उस पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। तो नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स में क्या आते हैं? अफीम, भुक्की, डोडा। ये 3 जो हैं ये क्वाइट कॉमनली देखे जाते हैं यूज में। और इनका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? मॉर्फिन। तो अफीम के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जब जो राइप प्लांट होता है पॉपी का, उसका गोल सा ऊपर से जो हेड होता है, उसको जब कट मारते हैं उसमें से एक लिक्विड यूज करता है जिसे अफीम बोलते हैं। और उसका यूज तब होता है जब उसे सुखा देते हैं और वो ऑक्सीडाइज होके ब्लैक कलर की बन जाती है, तो इसलिए वो ब्लैकिश नजर आती है। तो इसे बोल देते हैं अफीम। इसी अफीम को पॉपी टीयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये इस पे कट बजता है और रेजिन बाहर आता है तो ये आंसू की तरह जैसे प्लांट पे दिखाई देता है। उसके बाद है भुक्की या डोडा। ये वो फॉर्म है जो पॉपी के प्लांट को अफीम एक्सट्रैक्ट करने के बाद सुखा के या ड्राई करके हम यूज में लाते हैं। तो ये भी क्वाइट प्रेवलेंट है पंजाब में या आउट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी। तो ये क्वाइट कॉमनली यूज़ की जाती है। और इसके बाद मैं बात करूँगा सेमी सिंथेटिक एक्सोजीनस ओपियोइड्स की, जिसमें मोस्ट कॉमनली आजकल देखा जाता है हेरोइन, जिसे हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। और इसके अलावा सेकेंड फॉर्म जो सेमी सिंथेटिक कंपाउंड जो आजकल अवेलेबल है वो है फोलकोडीन, जो एक कंपोनेंट है डिफरेंट सिरप्स का, जैसे कॉफ सिरप्स वगैरह, कफ सिरप्स हैं, तो उनमें देखा जाता है। अब बात करूंगा मैं सिंथेटिक एक्सोजीनस ओपियोइड्स की, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं: ट्रामाडोल, टपेंटाडोल, कैप्सूल्स जिनमें डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन सॉल्ट होता है, उन्हें क्वाइट कॉमनली आजकल यूज में देखा जाता है। इन्हें मेडिकल नशा भी बोल देते हैं। और कैप्सूल्स को स्पेशली जो डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन वाले हैं उन्हें नीला भी बोलते हैं, क्योंकि वो मार्केट में ब्लू कलर के अवेलेबल होते हैं। तो लोग जो नशा करते हैं वो उन्हें ब्लू कलर के नाम से ही नीला नीला भी बोलते हैं। इसके अलावा ब्यूप्रीनॉर्फिन और मेथाडोन, जो हम ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी में यूज़ करते हैं, वो भी सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं। इसके अलावा फेंटानाइल, इसके अलावा फोर्टविन, जो काफ़ी आप में से कई लोगों ने सुना होगा, वो एक बड़ा ही अच्छा पेन किलर है। पर बुरी बात यह है कि उसका भी काफ़ी अब्यूज़ होता है।
उसमें जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसे पेंटाजोसिन बोल देते हैं। तो दोस्तों ये था ओपियोइड्स के बारे में उसकी स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या प्रेवलेंस है, कितने लोग ओपियोइड यूज डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। तो इसी को मैं आगे लेते हुए बताना चाहूँगा कि 2019 में एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक सर्वे किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि ओपियोइड यूज डिसऑर्डर्स या ओपियोइड यूजर्स इंडिया में लगभग 2.3 करोड़ हैं। उसके अलावा 77 लाख जो यूज़र्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स हैं। उसके अलावा 28 लाख लोग ओपियोइड डिपेंडेंस से सफ़र करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूंगा डिपेंडेंस का क्राइटेरिया या डिपेंडेंस के बारे में बड़ी डिटेल्ड वे में लास्ट लेक्चर में डॉक्टर मालविका ने आपको समझाया था। अब ओपियोइड यूज या ओपियोइड यूजर्स किन्हें बोल देते हैं? वो लोग जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी फॉर्म में कोई ओपियोइड लिया हो तो उन्हें हम ओपियोइड यूजर्स बोलेंगे। उनकी पॉपुलेशन जो सर्वे के अकॉर्डिंग निकल के आई वो 2.3 करोड़ थी। उन्होंने शायद कभी रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ किया हो सकता है, कभी कोई पेन रिलीफ के लिए भी यूज़ किया हो सकता है। उसके बाद मैंने बात की 77 लाख प्रॉब्लमेटिक यूजर्स की। तो प्रॉब्लमेटिक यूजर्स कौन से होते हैं? प्रॉब्लमेटिक यूजर्स वो लोग हैं जो कोई अपने नशे से कोई प्रॉब्लम आने के बाद भी वो नशा कॉन्टिन्यूसली लेते हैं, पर वो डिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होता। जैसे ट्रामाडोल का काफ़ी बार देखा गया है कि लोगों को ट्रामाडोल से सीजर्स आ जाते हैं, फिट्स पड़ते हैं या दौरे पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति फिट आने के बाद भी कभी ना कभी ट्रामाडोल का यूज़ करता है तो हम उसे प्रॉब्लमेटिक यूजर्स बोल देते हैं। और इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे कभी किसी ने ओपियोइड लिया हुआ है, जैसे हीरोइन ली हुई है, और वो इंटॉक्सिकेशन में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे फ्रैक्चर हो गया और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और फिर भी इस इंसिडेंट के बाद भी उसने अपनी ओपियोइड जो यूज़ है, प्रॉब्लमेटिक यूज़ है, उसको नहीं छोड़ा और वो कभी ना कभी इसको फिर इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में ले लेता है, तो हम इसे प्रॉब्लमेटिक यूज़ कहेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक यूजर्स ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें HCV, HIV हुआ होता है और फिर भी वो नशा नहीं छोड़ना चाहते, तो इन्हें हम प्रॉब्लमेटिक यूजर्स बोल देते हैं। अब प्रॉब्लमेटिक यूजर्स में से जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हेरोइन यूज़ करती है। लगभग 63 to 64 लाख जो सर्वे के अकॉर्डिंग आया था, उसमें 63 to 64 लाख जो पॉपुलेशन थी वो हेरोइन यूजर्स की थी। तो इसका मतलब यही है कि हेरोइन इतना डेंजरस है कि वो हमें इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक यूज के लिए सफ़र करता है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसका इनिशिएट करने का लोग ओपियोइड्स यूज़ क्यों करते हैं या उनका रीज़न क्या होता है इनिशिएशन का। तो मोस्ट कॉमनली जो रीज़न देखा जाता है वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब यारों दोस्तों के कारण उनके साथ उठना बैठना होता है जब भी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रुप में कोई एक आदमी लेता है या एक दोस्त लेता है तो वो कंपेल करता है दूसरे को, और लोग या हम बचपन में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम फ्रेंडशिप को अच्छी तरह नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम क्या बुरा है, और हम फ्रेंडशिप के नाते कई बार ट्राई कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेरोइन इतना डेंजरस चीज़ है कि वो प्रॉब्लमेटिक यूज़र्स कितने ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में, तो एक दो बार ट्राई करने के बाद ही आदमी या इंसान डिपेंडेंट यूज़ की तरफ चले जाता है। तो एक तो हो गया इसका कारण पीयर प्रेशर। दूसरा स्ट्रेस, एंग्जाइटी या कभी भी किसी को किसी तरह का मानसिक तनाव हो और वो इसको यूज़ कर सकता है। थर्ड जो है वो, जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि कई बार कुछ सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए कुछ लोग ओपियोइड्स का यूज़ करते हैं। अफीम, ट्रामाडोल के कैप्सूल्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अपना सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने के लिए कई लोग यूज़ करते हैं। और कई लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं कि एक मिथ है हमारी लोकल सोसाइटी में कि स्पेशली रूरल पॉपुलेशन में कि अफीम के यूज़ से हमारी जो शुगर है या हमारी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाती है।
तो इसमें मतलब ये भी एक तरह का मिथ है, ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो इन चीज़ों के कारण मोस्टली ओपियोइड का यूज़ देखा जाता है। और इसके बाद मैं बात करूँगा कि ओपियोइड लेने के अफेक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी पे। तो मैं जब भी मेरे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं क्लासेस के लिए, तो मैं उनको एक सिंपल सा न्यूमोनिक देता हूँ कि आप इससे याद कर लो कि ओपियोइड का हमारी बॉडी पे ओपियोइड लेने पे क्या अफेक्ट होगा। तो उसका न्यूमोनिक है सेक्रम, सेक्रम या सैक्रम, SACRUM। S से सिडेशन, A से एनाल्जीजिया, C से कॉन्स्टिपेशन, R और U से यूफोरिया, M से मियोसिस। अब मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। S से सिडेशन मतलब जब भी कोई आदमी किसी भी फॉर्म में ओपियोइड लेगा, चाहे वो मैंने जैसे बताया कि कितनी तरह के ओपियोइड्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उसे थोड़ा नींद सी महसूस होगी, उसे ड्राउजीनेस होगी, उसे रिलैक्सेशन महसूस होगी और उसे नींद आएगी। एनाल्जीसिया, ए से एनाल्जीसिया, एनाल्जीसिया का मतलब उसको इंसान को लगेगा कि मेरा सारी बॉडी का पेन खत्म हो गया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टिपेशन, रेगुलर यूज से ये देखा जाता है, जब लगातार कोई ओपियोइड लेता है तो उसे थोड़ा स्टूल पास करने में मुश्किल आती है, उसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होने के चांस रहते हैं। यूफोरिया, जब भी कोई इंसान ओपियोइड लेता है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, यूफोरिया, बड़ी एक सेंस ऑफ प्लेजर, बड़ा अच्छा महसूस होना कि मैं तो पता नहीं किस स्टेट में पहुंच गया हूं। इसी स्टेट के कारण लोग नशा लेते हैं, इसी स्टेट के कारण उन्हें लगता है कि हमारी सारी दुख तकलीफ खत्म हो गई है। लास्ट M से होता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं, जो आंखों के प्यूपिल हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक साइन होता है हम ओपियोइड यूज को कैसे डिटेक्ट करें, थ्रू सम क्लिनिकल एविडेंस। तो अब बात करते हैं हम उसकी कि किन रूट से लोग कैसे लेते हैं, मतलब किस फॉर्म में लेते हैं जो मैंने ओपियोइड्स बताए। तो जो नेचुरली अकरिंग ओपियोइड्स हैं वो मोस्टली ओरल फॉर्म में लेते हैं लोग। कुछ डायरेक्ट जो पाउडर होता है भुक्की का, डोडो का, वो सीधा मुंह में कई लोग डाल लेते हैं और उसके बाद पानी पी लेते हैं, मतलब ओरली इंजेस्ट कर लेते हैं। और मैं इसमें स्पेसिफिकली आपको हेरोइन के रूट का बताना चाहूँगा, क्योंकि वही आजकल पंजाब में काफ़ी रैम्पेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोग ले रहे हैं और काफ़ी बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं। उसके दो रूट्स होते हैं मेनली। एक तो हो गया इंजेक्टेबल ड्रग यूज़। इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ का क्या मतलब होता है कि हेरोइन के पाउडर को पानी के साथ मिला के, चाहे वो पानी डिस्टिल्ड वाटर हो चाहे वो टैप वाटर हो, उसके साथ मिला के वो अपनी वेन्स में इंजेक्ट कर लेते हैं। दूसरा फॉर्म है जिसे बोलते हैं स्नॉटिंग, या जिसे बोलते हैं पन्नी पे। तो इसे वो क्या करते हैं, इसमें वो सिल्वर फॉइल लेके उस पर पाउडर रख देंगे, उनकी लाइंस बना देंगे और नीचे से उसको लाइटर या किसी फ्लेम से थोड़ा सा बर्न करते हैं। जब वो बर्न करते हैं तो वो धीरे धीरे जो पाउडर होता है उसके वेपर्स बनते हैं और वो अपने नाक से वेपर्स इनहेल कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेरोइन का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ही लो होता है और जैसे ही उसे हल्का सा हम फ्लेम पे डालते हैं वो साथ की साथ हवा में वेपराइज हो जाता है। और इन वेपर्स को आप नाक पे लोगे तो आपको ऊपर जो मैंने सारे इफेक्ट्स बताए हैं, जैसे सिक्रम वाले, सिडेशन, एनाल्जेसिया, कॉन्स्टिपेशन, यूफोरिया, मियोसिस, उसी टाइम वो सारे इफेक्ट्स फील होते हैं। अब मेन इसी के साथ मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ का जो पाथ है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। उसी के कारण हमारे पंजाब में इस टाइम इतनी प्रॉब्लम है कि हमारे पंजाब में हेपेटाइटिस सी, HIV या एड्स और हेपेटाइटिस बी की जो फ्रीक्वेंसी है या जिनकी प्रेवलेंस है वो बढ़ती ही जा रही है। हर साल अगर हम डाटा कंपेयर करें, हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस तो सबसे ज़्यादा इस साल ही आई है। जैसे जैसे इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ बढ़ रही है वैसे वैसे हेपेटाइटिस सी बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला गंभीर विषय है। अब मैं बात करूँगा आपके साथ आगे कि हमारे पास किस फॉर्म में पेशेंट आता है। हमारे पास कभी ड्रग ओवरडोज में भी आ सकता है या इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में, या फिर विड्रॉल स्टेट में भी आ सकता है।
तो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट को आइडेंटिफाई करने के क्या सिम्टम्स होते हैं? इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में या जिस बंदे ने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में कोई नशा लिया होगा, वो उसके हाव भाव से, उसके बिहेवियर से हम जज कर पाएंगे कि वो इंटॉक्सिकेशन में है। वो बहुत बोलेगा, थोड़ा एजिटेटेड भी होगा, अगर आप उसे ज़्यादा टोकोगे हो सकता है वो एग्रेसिव भी हो जाए। उसके अलावा जो मेन क्लिनिकल हम साइन देखते हैं या मेन हम डॉक्टर्स के तौर पे हम उसे इवेल्युएट करते हैं, हम उसकी आंखों पे लाइट डाल के उसके प्यूपिल्स या उसकी पुतलियां चेक करते हैं। अगर वो कंस्ट्रिक्टेड हैं या अगर वो छोटे हुए हैं तो इसका मतलब उसने नशा लिया हुआ है। उसके अलावा उसकी बॉडी में कहीं पे इंजेक्शन मार्क्स होंगे, फ्रेश इंजेक्शन मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडनेस वगैरह आपको दिखेगी। हो सकता है कई बार कोई मल्टीपल इंजेक्शन मार्क्स आपको हल्की सी नज़र मारने पे ही मिल जाएं। इंटॉक्सिकेशन की ही सिवियर फॉर्म होती है ओवरडोज। अब ओवरडोज वाला पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? उसका मेन टिपिकल आइडेंटिफाइंग जो पॉइंट होता है उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल होते हैं। पिन पॉइंट मतलब बिल्कुल आप एक अगर नीडल लें तो उसकी नीडल की टिप की तरह आपको प्यूपिल्स दिखेंगे दोनों साइड के बायलेटरली, और उसका रेस्पिरेटरी रेट भी हो सकता है कम हुआ हो और स्लोनेस आई हो या वो कंफ्यूजन में हो। अगर आपको ओवरडोज का कभी भी कोई शक होता है, आप इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और उसका इलाज करवाएं। उसके बाद हमारे पास जो पेशेंट आते हैं रूटीन में ओपीडी में, वो आते हैं विड्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों बात करें कि विड्रॉल में क्या होता क्या है। मैंने आपको जैसे इंटॉक्सिकेशन में बता दिया, ओवरडोज में बता दिया, तो विड्रॉल में क्या होगा। विड्रॉल में अगर हम देखें तो जो ओपियोइड के अफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, जो निमोनिक मैंने आपको बताया था जैसे कि सेक्रम, उससे एंटायरली ऑपोजिट रिएक्शन होगा। तो हम सेक्रम को ही ऑपोजिट कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको विड्रॉल का इजीली समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करें। अगर ओपियोइड के अफेक्ट से सिडेशन होती थी तो विड्रॉल में क्या होगा? इंसोम्निया। पेशेंट को नींद की प्रॉब्लम होगी, उसे नींद की समस्या आएगी। दूसरा एनाल्जेसिया। अगर ओपियोइड लेने से किसी को दर्द में राहत मिलती थी तो ओपियोइड ना लेने पे उसे विड्रॉल में क्या होगा? उसे बॉडी में पेन्स होंगे, सिवियर पेन्स होंगे और जर्नलाइज्ड होंगे, मतलब सारी बॉडी में होंगे जर्नलाइज्ड सिवियर पेन्स, जिनके कारण पेशेंट काफ़ी परेशानी में रहेगा। तीसरा जो ओपियोइड का इफेक्ट था वो था कॉन्स्टिपेशन। तो विड्रॉल में क्या होगा? इसका ऑपोजिट डायरिया, मतलब उसको लूज टूल्स आएंगे और लूज टूल्स के साथ साथ उसकी बॉडी के सारे होल्स ओपन अप हो जाएंगे, यानी उसके नाक से भी पानी आएगा, आंखों से भी पानी आएगा और उसके रेक्टम से या पर रेक्टम डायरिया तो मैंने पहले ही बता दिया। तो राइनोरिया, लैक्रिमेशन, डायरिया इज अ साइन ऑफ विड्रॉल। अब उसका आगे सेक्रम का निमोनिक को कंटिन्यू करते हुए आर और यू से यूफोरिया था। तो अगर विड्रॉल में हम देखें तो क्या होगा? इरिटेशन होगी, पेशेंट डिप्रेसिव होगा, चिड़चिड़ा होगा, उदास होगा, उसे कभी कभी काफ़ी गुस्सा भी आ सकता है। तो ये भी कॉमन एक सिम्टम है। उसके बाद अगर ओपियोइड लेने पे मियोसिस होता था या आंखों की पुतलियां जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती थी, तो विड्रॉल में क्या होगा? डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगी, और हम जब लाइट मार के उसे चेक करेंगे तो आंखों की पुतलियां डायलेट हुई या बड़ी हुई हमें आराम से नजर आ जाएंगी। तो ये था विड्रॉल। चलिए आगे चलते हैं। डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए अब हम कैसे असेस करते हैं? हमारा रोल होता है, सबसे पहले तो हम उसकी इंटरव्यू करते हैं, उसमें क्या डोज है, क्या ड्रग है, सबसे पहले किस फॉर्म में वो लेता है, किस रूट से वो लेता है, कितनी ड्यूरेशन से वो ले रहा है, लास्ट डोज उसने कब ली थी, पहले कभी उसने अटेम्प्ट किया है इसका इलाज कराने के लिए, अगर किया है तो उसने पहले कौन सी मेडिसिन ली थी, कहाँ से ली थी। तो ये सब हम उससे पूछते हैं इंटरव्यू में। इसके अलावा हम ये भी असेस करते हैं कि पेशेंट का मोटिवेशनल लेवल क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और उसका फैमिली सपोर्ट कैसा है। उसके अलावा कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे मैंने पहले बताया कि हेपेटाइटिस सी, HIV, हेपेटाइटिस B या किसी भी तरह की कोई ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो तो हम उसे आइडेंटिफाई करने की OPD में कोशिश करते हैं।
उसके बाद हम उसका एक यूरिन फॉर ड्रग अब्यूज़ करवाते हैं, जिनमें हम ये देख सकते हैं कि ओपियाइड्स वो वाकई लेता है कि नहीं। ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है हमारे पास, और हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। लगभग 2 से 4 दिन तक नशा हमारे यूरिन में पास होता है, और हम उसका टेस्ट आराम से ओपीडी बेसिस पे करवा सकते हैं। उसकी रिपोर्ट आधे घंटे में 1 घंटे में आराम से हमें मिल जाती है। उसके बाद बात आती है कि हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है या नहीं। एडमिशन का हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं होता। हम उन्हीं पेशेंट को एडमिट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, जो खुद से हमें बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं एडमिट होकर ही नशा छोड़ना चाहता हूँ। तो इससे हमें प्रूफ मिलता है कि पेशेंट हाईली मोटिवेटेड है, और जैसा वो कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक पेशेंट की जो विलिंगनेस है फॉर एडमिशन सबसे मेन स्टे है। उसके बाद आती है कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ लीविंग द ड्रग, मतलब उसने पहले भी ट्राई किया है पर वो छोड़ नहीं पाया। तो ऐसे केस में भी हम एडमिशन के लिए हम उसको कंपेल करते हैं या उसे एडवाइस देते हैं। कंपेल तो हम कभी भी नहीं करेंगे, एडवाइस ही रादर देंगे। इस केस में मतलब ऐसे हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट ने 2-3 बार ओपीडी बेस पे ले चुका है पर वो छोड़ नहीं पा रहा, तो हम उसे ज़रूरी कहते हैं कि आप एडमिट हुए, उससे बेटर होगा। तीसरा, अगर पेशेंट को किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन है एट प्रेजेंट या पास्ट में, मतलब अभी या उससे पहले कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है ड्रग विड्रॉल में, तो हम उसे हमेशा कहते हैं कि आप एडमिट हो जाइए। जैसे कि सीजर्स आए हुए हैं, या फिर कोई हेपेटाइटिस सी है, या फिर इंजेक्शंस के कारण कोई बॉडी में अल्सर्स बन गए हैं, या कोई वीनस थ्रोम्बोसिस है, या कोई कंफ्यूजनल स्टेट में अगर प्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसे डेफिनेटली बोलेंगे कि आप एडमिट हो। ओपीडी बेस पे हम जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या कभी एडमिशन भी जब भी हम करते हैं, तो हमारा पहला 14 दिन का टारगेट यही होता है, 10 से 14 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हम उसकी बॉडी में से जो ओपियोइड की क्वांटिटी है उसे वॉश आउट करने की कोशिश करते हैं उसमें, या उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं रादर कोई ऐसा ड्रग जो उसे विड्रॉल्स के जो सिम्टम्स हैं वो ना आए। तो इन ड्रग्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे ब्यूप्रीनॉर्फिन, मेथाडोन, ट्रामाडोल, टपेंटाडोल, इसके अलावा क्लोनिडीन, इसके अलावा कुछ सेडेटिव्स आते हैं, लोराज़ेपाम, क्लूनाज़ेपाम, इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हम देते हैं, या उसको अगर एडमिट हो तो हम उसे आईवी फ्लूइड्स देते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े इंजेक्टेबल एंटासिड्स, इंजेक्टेबल एमसेट या ऑन्डनसेट्रॉन वगैरह हम यूज़ करते हैं। 14 दिन के बाद हम दोबारा असेस करते हैं, जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, कि अब उसकी मोटिवेशन कैसे है। उसकी मोटिवेशन के अकॉर्डिंग हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब सारे ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैमिली का रोल। हम जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं ड्रग का, तो हम फैमिली और पेशेंट को कोशिश करते हैं कि साथ बिठा के करें। कुछ पार्ट जो पेशेंट अकेले में बताना चाहता होता है, जैसे कई बार वो क्या ड्रग लेता है या उसकी कब से ले रहा है, तो कई पेशेंट्स हेजिटेशन शो करते हैं कि मैं अकेले में बताना चाहता हूँ। तो उस पार्ट को हम अकेले इंटरव्यू करके बाद में फैमिली को बुला के सारा समझाते हैं। हमेशा एक ये जो ट्रीटमेंट है ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है, और शेयर्ड इसका फैमिली और डॉक्टर के बीच में शेयर्ड पार्टिसिपेशन होता है, और हम हमेशा पेशेंट की मोटिवेशन असेस करते हैं। फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है इसका कोई ऐसा डेफिनेटिव कोई पीरियड नहीं है कि हम इतनी ड्यूरेशन के लिए देंगे, इतनी ड्यूरेशन के लिए के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा हम समझाने की बार बार कोशिश करते हैं। क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट है इसमें फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस और रिमिशन देखे जाते हैं। मतलब पेशेंट कभी कभी बीच में बिल्कुल ठीक हो जाता है, बीच में कई बार वो दोबारा नशा शुरू करने का उसमें टेंडेंसी रहती है। लैप्स का मतलब होता है कि जैसे किसी ने नशा छोड़ दिया और नशा छोड़ने के कुछ दिन बाद उसने सिर्फ 1 या 2 बार नशा लिया, पर वो अपने डिपेंडेंस पैटर्न पे वापस नहीं गया, तो इसे बोल देते हैं हम लैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है कि नशा छोड़ने के कुछ दिन बाद पेशेंट दोबारा अपने प्रीवियस डिपेंडेंस वाले पैटर्न में फिर से स्टार्ट कर गया नशा लेना। और एब्सटिनेंस का मतलब है कि पेशेंट हमेशा अब बिल्कुल ड्रग फ्री है और वो नशा नहीं ले रहा। तो नशा के मतलब डी एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है डिटॉक्सिफिकेशन, तो 14 दिन का, उसके बाद जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है वो कितनी देर का होना चाहिए, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री हमारे पास प्रूफ नहीं है या हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है। हमारा टारगेट होता है जब तक पेशेंट अपनी फैमिली में, अपनी सोशियो ऑक्यूपेशनल, अपनी पर्सनल लाइफ में स्टेबलाइज नहीं हो जाता, हम तब तक उसको ट्रीटमेंट देने की एडवाइस देते हैं, ट्रीटमेंट लेने की एडवाइस देते हैं।
और साथ ही साथ इस ट्रीटमेंट के दौरान हम उसे यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट रखें, और फैमिली मेम्बर्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप घर का माहौल थोड़ा सा ऐसा रखें कि पेशेंट को गिल्ट प्रोन ना हो, कि पेशेंट को बार बार ताने मैने मत दें कि उसने पहले नशा करता था, ऐसा किया वैसा किया। अगर अब वो नशा छोड़ रहा है तो उसकी हेल्प करें, उसे मोटिवेट करें, और इस दौरान अगर वो गलती से किसी फॉर्म में कई बार नशा ले भी लेता है तो तुरंत मेरे पास आ जाइए, मतलब अपने डॉक्टर के पास आ जाइए और उससे सलाह लें। हम इसको अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर पेशेंट बार बार हमें कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करे तो उसे हॉस्पिटलाइज करवाएं। तो दोस्तों, ड्रग एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, और बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी डॉक्टर की, एक्टिव पार्टिसिपेशन अटेंडेंट की, फैमिली सपोर्ट की और उसकी खुद की। हमेशा कभी भी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के लिए फोर्स ना करें, बस उसे समझाएं। एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, हमेशा वो 3rd और 4th टाइम में समझ उसके दिमाग में ज़रूर आएगी। हिम्मत मत हारिए, नशे का ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और रेगुलर एफर्ट से आप इससे बिल्कुल रिलीफ पा सकते हैं। चलो, आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए, आपको ड्रग एडिक्शन के बारे में, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर के बारे में ये थोड़ा नॉलेज दे। तो इसी के साथ मैं एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर watching. Kindly like my video, share it and subscribe to my channel Pyushika, a mental health guide. Thank you so much.